समझ में आ रहे हैं पिछला वाला सवाल? जी समझ में आ गया था। पक्का? यस। तो अभी तक इंटीग्रेशन कैसा लग रहा है? म्यूट है, म्यूट है आप। जी। अभी तक इंटीग्रेशन कैसा लग रहा है? पहली एक्सरसाइज आसान थी। जी। पहली एक्सरसाइज आसान थी। देखो, एक्सरसाइज सारी आसान है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड है ना, तो यू कैन इजीली टैकल द प्रॉब्लम। बस थोड़े थोड़े ना क्वेश्चन कहीं कहीं पर लेंदी हो जाएंगे आपके इंटीग्रेशन के अंदर। तो जैसे आपने देखा ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो चैप्टर था, वो चैप्टर आपका बोरिंग नहीं है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतनी ज्यादा कराता है चीजों को कि बहुत लेंदी हो जाता है। आपको जो चीजें आप अप्लाई कर रहे हो वो सेम ही तरह की हैं, लेकिन आप उसको बार 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 अप्लाई करते हो, तो सम टाइम यू विल गेट बोर। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है? और मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैं आज भी आपको ये वाली बात लिख कर दे दूंगा कि जिंदगी में कभी भी आप पढ़ाई करोगे, कितनी भी पढ़ाई करोगे आप, कुछ और चीज यूज हो ना हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर यूज होता है। दुनिया में कितनी भी कैलकुलेशन आपको करनी हो, बेसिकली आप क्या करते हो? आपको अगर कोई भी सर्वे भी करना है ना, तो आप सर्वे को, अगर इंडिया का सर्वे करना है, तो इंडिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी है। क्या 150 करोड़ लोगों की राय ली जाती है? नहीं। क्या किया जाता है? अगर कोई स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आपको जनरेट करके देना है, या इंडियन पीपल्स की थिंकिंग के बारे में है, या वो किस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, इस चीज के बारे में अगर आपकी, तो आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हो? डेटा कलेक्ट करने का सोर्स क्या होता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है? अरे, 150 करोड़ लोगों से तो नहीं पूछा जाता ना। आप दोनों बताए, दोनों लोगों के पास इतना अकल तो होगा। स्कूल में भी अगर आपसे कहा जाए कि स्कूल की क्या राय है, तो क्या किया जाता है? सब लोगों से उनकी राय ली जाती नहीं। है। दूसरी चीज, एक बेसिक डेटा भी आप इंडिया में कलेक्ट करोगे ना, बेसिक डेटा, तो उसकी करेक्टिव होने की संभावना बहुत मुश्किल है। लाइक, तुमसे बोला जाए कि सब लोगों के नाम का डेटा कलेक्ट करो, तो वो नाम का डेटा भी तुमसे कलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ अतरंगे लोग रहते हैं। अतरंगे इन द सेंस, सामने वाले का नाम कुछ और है, बोलते कुछ और है, प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, और लिखते कुछ और है। मैं इसकी आपको एक बहुत जीती जाती एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, तो ऐसे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है मलकान सिंह। तो एक मुस्लिम नेम होता है, उसको बोलते हैं कफील। सुना है किसी का नाम आप लोगों ने कफील? यस। सुना है मंशा आपने? यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो उस पर मैं जोक नहीं सुना रहा, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। एक बंदा सुबह 9 बजे जाकर अपना नेम रजिस्टर्ड कराता है। उसने उसका नाम पूछा, उसने कहा कफील मेरा नाम है। ठीक है, उसका नाम लिख दिया। उसका नाम लिख के उसको पर्चा दे दिया। उसने पर्चा ले जा करके लगा दिया। लाइन लगती है पर्चों की, 200 200 250 पर्चे होते हैं। तो वो फिर भी अर्ली मॉर्निंग गया था, और तकरीबन 1:30 बजने को आ गया, उसका नंबर नहीं आया। तो उसने जा करके पूछा 2 3 बार कि वो मेरा पर्चा होगा कफील के नाम का। वो बोलता है, मतलब डॉक्टर का इतना इंडिया में एक चीज बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पर, कि अगर कोई हाई पोस्ट वाला बंदा होगा ना, उसका इतना ऑरा नहीं होगा, इतना एटीट्यूड नहीं होगा, जो उसके नीचे वालों का एटीट्यूड होता है, जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। लाइक पियोन है,
उसका अलग ही टोरा होगा, उसका अलग ही एटीट्यूड होगा। डॉक्टर से ज्यादा हॉस्पिटल्स में नर्स का बिहेवियर वाहियात होता है। डॉक्टर्स फिर भी पोलाइट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जैसे होते होंगे, लेकिन मेनली डॉक्टर्स थोड़े पोलाइट होते हैं। तो उस बंदे का नाम है कफील। वो 4 घंटे से बैठा हुआ है। ये मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल जाएगी एजुकेशन को लेकर के। हमारे यहाँ एजुकेशन है, लोग हासिल करते हैं, लेकिन आप गिरो मत करो। आप सीखना बंद कर दो, आप अपने काम को आपको लगे कि मैं सीख गया। तो कोई भी काम कभी भी इंसान मुकम्मल नहीं सीख सकता, उसमें छोटी मोटी गलतियां हमेशा होती रहती हैं, हमेशा होंगी। आप सोचो कि मैं नाम लिखने में, एक बात बताओ, बंदे की जॉब है नाम लिखना, तो भाई तुम्हें नाम लिखने आने चाहिए ना। अब वो जाकर पूछता है, पता है उसका नाम क्या लिख रखा था? उसका नाम लिख रखा था काफिर। और 3 बार कॉल किया उसने कि कोई काफिर नाम का बंदा है, कोई काफिर है, कोई काफिर है, ऐसे करके। तो आपसे नहीं बोलेगा ना, जिसका नाम है भी वो भी नहीं बोलेगा ऐसे कि मैं हूं, उसको पता ही नहीं है। अब वो देख भी नहीं सकता जाकर के लिस्ट में। तो ये सिचुएशन तो चलो ये हो गई कि सामने वाला इंसान एजुकेटेड था, लेकिन उसको नाम लिखने में गलती हो गई, नाम का स्पेलिंग नहीं लिखा सही से। सबसे बड़ी गलती कहाँ रही? लिखने वाले की, लिखवाने वाले की, कि नाम लिखने के बाद उसने क्रॉस चेक नहीं किया। 1.5 रुपीज का एक पर्चा बनता है, दोबारा बनवा लेता। नाम लिखा रहे हो, डेटा दे रहे हो। यहाँ पे एक चीज और मिलती है, हमारे यहाँ बहुत सारे कार्ड्स बनते हैं, जैसे राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, शनाख्त, वोटर आईडी कार्ड होता है। और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और आपका एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक इनकम सर्टिफिकेट होता है। ये कई सारे सर्टिफिकेट हो गए, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, ये मार्कशीट वगैरह हो गई। तो भाई इतनी सारी चीजें आप लोग बनवा रहे हो, ये एक नाम से बनेंगी? इसमें गलती हो गई कहीं पर। चलो एक इंसान ने अपना नाम लिखवा दिया, नॉर्मली मैंने अपना नाम लिखवा दिया इलियास मुबारक, ठीक है? तुम मेरे नाम को खींच के पढ़ रहे हो, इलियास ILI कर दिया उसको। तीसरे बंदे ने मेरे फादर का नाम चेंज कर दिया, मुबारक होता है उसको मुबारक कर देते हैं। तो ये चीजें, गलतियां देखने को मिलती रहती हैं, और इसका कुछ नहीं हो सकता, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। कल क्या पढ़ा था बताएंगे फिजिक्स में? The properties of EMW. कितनी प्रॉपर्टीज लिखा दी थी हमने? फेयर नहीं की क्या? आपने की रेहान फेयर? 6-7 पॉइंट। कल तो शायद फेयर ही कराया था मैंने। सर 6-7 पॉइंट। 6-7 पॉइंट लिखवाए थे मेरे। मैं आप लोगों का, आज मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा। आपका फिजिक्स का पेपर कब है मंशा? परसों? Yes, sir. हाँ, तो मैं आपको अभी एक शेड्यूल दूंगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके मैं कुछ टेस्ट दूंगा लगातार। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। उसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? उसमें आपकी क्लासेस नहीं लूंगा, सिर्फ आपके टेस्ट ही होंगे। तो थोड़ा सा आपके 3-3 चैप्टर तैयार हो जाएंगे इन दिनों, इन ही दिनों में, आने वाले कुछ दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर मान लेना। कुछ आपके रेडी भी होंगे, आपके तो मंशा रेडी होंगे क्योंकि आपने अभी पेपर दिए। और रेहान आपके कितने चैप्टर तैयार है? कितने कितने? किसमें? फिजिक्स में और केमिस्ट्री में? फिजिक्स में तीसरा होने वाला है। तीसरा होने वाला है। तो मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज करके टेस्ट दूंगा, ठीक है? तो आपको वो चैप्टर वाइज टेस्ट विद इन 2 आवर करना है, चाहे आप 1 घंटे में कर दो, चाहे आधे घंटे में कर दो, या 1.5 घंटे में कर दो, 2 घंटे से ज्यादा मत लगाना। वो मैं आपको टेस्ट दूंगा, ठीक है? और मैंने शेड्यूल बना लिया है, वो मैं आपको क्लास के बाद आप लोगों को शेयर कर दूँ, ठीक है ना? ठीक। तो कल मैंने शायद से आपको लिखाया था कि किस तरीके से आपका फॉर्मूला जनरेट होता है, V = वो सॉल्व करके देखा था आप लोगों ने कल, जो वैल्यू आ रही थी हमारी? V Yes, sir. 1/√μ0 ε0।
आ रहा था वो 2.98 समथिंग करके, 2.99 या 2.98। ये जो मैंने लिखाया था यस वही लिख लिया था, क्योंकि मैं कल कैलकुलेशन में गलती कर रहा था, फिर मैंने उसको बाद में सर किया था वो तो। आप पे कल का वो स्लाइड है क्या, लास्ट हाँ वाला? हाँ है। आप एक बार उस पे जाएंगे क्या? मैं एक चीज लिखना भूल गया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। मैंने भेजा तो था स्क्रीनशॉट। आपने भेजा था? फोटो भेजा था मैंने कल ही उसका। एक सेकंड। मैं आज फिर भेज दूंगा उसको। अच्छा, आपने भेजा था जी। जी। चले इससे आगे बात करें। जी। अब लिखिएगा, एक हेडिंग डालिएगा छोटी सी, उसमें लिखिएगा ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख लिया? जी। आपने जो वेव पढ़ी होंगी ना अभी तक, वो पढ़ी होंगी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेशन होता है, या ये होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? ये मीन पोजीशन है, जी। इसके आगे पीछे पार्टिकल मूव कर रहा है, इसी तरह ये मीन पोजीशन है, इसके ऊपर नीचे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, आपके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। मान लो ये आपका वेव कंपोनेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इस तरह से जब भी किसी चीज का प्रोपगेशन होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है चीजें, और आपका प्रोपगेशन एक पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं आप ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसफर नेचर ऑफ वेव। तो इसके बारे में आपको लिखना है पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, इसका नेचर पूछ लेते हैं कई बार, वैसे तो बहुत बेसिक सवाल होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। अब बात आती है कि ये प्रोपोगेट कैसे करती है बिना मीडियम के। इसमें तो देखो आगे मूव करने के लिए एक मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा, ऐसे करके पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ये पार्टिकल होते हैं या फिर ऐसे करके पार्टिकल लगे होते हैं, और इनमें मोशन ऐसे करके होता है, तो ये आगे वाले को प्रोपोगेट, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, इस तरह से प्रोपोगेशन होता रहेगा। इसमें भी प्रोपोगेशन ऐसे करके होता है। यहाँ पर कोई पार्टिकल भी नहीं है, तब भी ये आगे मूव कर रही है। उसको मूव कराने में कौन मदद करता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये दो अलग अलग कंपोनेंट है, जब ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इन दोनों के जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, वो इधर की तरफ एक ओवरऑल कंपोनेंट आता है, जो इस चीज को आगे की तरफ मूव कराने में मदद करता है। तो बेसिकली आपने पहला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होती है नेचर की। दूसरा पॉइंट होता है दे डू नॉट रिक्वायर्ड, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपगेशन करने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड
and magnetic field both are mutually perpendicular to each other and the direction of the propagation of the wave is also perpendicular with both। ठीक है, जी नोट कर लिया ये सब? जी मंशा किया नोट? Yes, sir. देखो, मैं बहुत कम चीजें आपको बोलूंगा कि ये आपको याद करनी है, और अगर बोलू याद करनी है तो आपको वो याद ही करनी है। ये मत कीजिएगा कि आप उसको याद ना करो। ठीक है, लाइक अगला जो टॉपिक है हमारा, वो आपको हिज्जे करना है। बिल्कुल आपको जुबानी याद होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का नाम सुना है कभी इससे पहले? जी स्पेक्ट्रा का तो सुना होगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है? बताओ, क्या होता है स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम? तो वो रेनबो के जो शेड्स होते हैं उसका स्पेक्ट्रम। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा किसी दिन ऑनलाइन निकल के पीटने। है गलत हूँ? बहुत ज्यादा गलत है। तो उसको क्या बोलते हैं? रेनबो को रेनबो बोलते हैं। रेनबो के कलर जो नहीं। होते हैं उन्हें डिस्पर्जन बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, बताएं, आप बताएं। भाई बतलाओ, स्पेक्ट्रे क्या होता है? स्पेक्ट्रे एक स्क्रीन होती है जिस पर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ऑब्टेन करते हो। नालायकों, नालायकों के स्क्वायरों। सही। ये तो रेनबो स्पेक्ट्रा होता है, वहां नहीं, स्क्रीन उसके होती है कलर्स कोई। में आते हैं। है? जैसे हाँ। आप मंत्र सुना है कभी स्पेक्ट्रा का नाम या नहीं सुना? Yes, sir. बता क्यों नहीं रही फिर आप? कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा, मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ। एक अमीर आदमी है, वो विक्टोरिया जाता है और वो एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन की बात करता है। क्या बोला मैंने? एक अमीर आदमी है जो विक्टोरिया जाता है और इस्तेमाल करता है एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन का। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जी एक अमीर आदमी विक्टोरिया जाता है और उसमें इस्तेमाल करता है एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है
ये लिख लेना अपने नोट्स में ही। रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। ठीक है, ये एनालॉजी मैंने बनाई है, आपको दे रहा हूँ। मैंने नहीं बनाई, मतलब मैंने भी कहीं से देखी है। रिच मैन इन विक्टोरिया यूज कहना एक्स्ट्रा की स्पेलिंग ई से आती है। एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। तो इनके नाम बता देता हूँ। ये जो मैंने सब लिखे हैं, ये क्या है? बेसिकली आर जो है, ये आपकी रेडियो वेव होती है। आज ही याद हो जाना चाहिए आपको ये। एम जो होती है आपकी, वो माइक्रोवेव होती है। आई जो होती है, ये इंफ्रारेड होती है। कहीं सुना है इंफ्रारेड का नाम? सुना है बस। कहाँ पे सुना है? पता नहीं, कहीं तो सुना है। देखो, कल ही मैंने बताया। और कल को अगर हटा दिया जाए, तो आपने लेमन बैलमैन पैश्कन ब्रैकेट पी फंड सुना होगा। जी जी। सुना है? यस। यू का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। देखो, यहां तक तो टॉलरेबल होती है, ये भी टॉलरेबल होती है। यहाँ आ जाते हैं ना, तो आपकी रेंज से बाहर निकल जाती है चीज। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये भी डालती है, लेकिन इतना नहीं डालती। नॉर्मली इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, आपके कंप्यूटर में से निकलती हैं, आपके मोबाइल में से भी निकलती हैं। माइक्रोवेव्स जो होती हैं, आपके चारों तरफ हमेशा रहती हैं, किसी ना किसी फॉर्म में। रेडियो वेव्स आपने देखा होगा, पहले रेडियो चलते थे, तो उनके ऊपर जो सिग्नल होते थे, रेडियो सिग्नल, वो बेसिकली कुछ नहीं, आप रेडियो वेव्स को कैच करते थे अपनी फ्रीक्वेंसी के अंडर। आपने देखा है रेडियो के अंदर 9.7, 92.7 नाम सुना है इसका आपने? जी। अरे नाम सुना है मंतशा आपने या नहीं कभी? बिग 92.7 FM, यस सर। रेडियो मिर्ची 98.3 रेट। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जगह जगह अपने स्टूडियो से गाने बजाते हैं, और उन गानों को अपने यहाँ से सिग्नल्स निकालते हैं, जिन्हें हम सिग्नल्स बोलते हैं। बेसिकली वो रेडियो वेव्स होती हैं, उसके ऊपर गाने को बिठा के आगे भेजते हैं। तो आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, वो फ्रीक्वेंसी को रीड करता है, कैच करता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी की जो भी लाइनें आ रही हैं, वो मेरे पास तक आए। तो आपने देखा होगा एफएम में, एफएम एक डिवाइस होता है, फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस होता है। तो वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करके, जो वहां से निकल रही है वे फ्रीक्वेंसीज, उन उन फ्रीक्वेंसीज को वहां पर कनेक्ट करेगा, अपने ऊपर बैठाएगा, और उस पर जो भी सिग्नल या जो भी मैसेज कैरी हो रहा है, उसको एम्पलीफाई करके आपको सुनाता है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपके पास तक कैसे जा रही है? कभी सोचा है इस चीज को? क्यों भाई? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से नहीं जा रही, बेसिकली वो सिग्नल्स होते हैं। अब यार मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता कि किस रेंज के सिग्नल होते हैं, लेकिन वो सिग्नल्स हाँ इसी रेंज में आते हैं, आपकी रेडियो माइक्रोवेव में ही होते हैं, इसके रेंज में होंगे। तो ये रेंज के सिग्नल्स जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कौन रिकॉर्ड कर रहा है? मेरा लैपटॉप। अब वो लैपटॉप
उस मीटिंग को आपके पास तक पहुंचा रहा है। तो आपके पास इतनी जल्दी सिग्नल जो पहुंच रहे हैं ना मेरे, वो बेसिकली आप कितनी दूर हो, आप तो फिर भी 300-400 मीटर दूर हैं। अगर आप जो हैं, आप रेहान, आप तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर दूर है मुझसे। अगर कोई बंदा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल पर भी है ना, तो वो भी ज्यादा लैग नहीं करता, वो भी चीजों को साथ के साथ सुन रहा है। तो इतनी जल्दी मेरी आवाज को वहां से वहां पहुंचाने के लिए आपको पता है कितने फास्ट चीज चाहिएगी। देखो, साइंस ना अगर समझ में आ जाए इंसान की, तो वो आविष्कार और चमत्कार दोनों होती है। लोग, अगर लोगों से बोला जाए कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी कि एक इंसान वहां बैठ करके और एक इंसान यहाँ बैठ करके बात कर रहा है, अगर ये बात मैं 200 साल पहले बोलता ना, डेफिनेटली मैं किसी पागल खाने में पड़ा होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी। तो अगर जैसे ल्यूक राइट ब्रदर्स जो हैं आपके, राइट ब्रदर्स नाम है शायद उनका, उनका जो आइडिया होगा, उन्होंने जिसको सुनाया होगा कि मैं एक ऐसा डिवाइस या मैं एक ऐसा व्हीकल बनाने जा रहा हूँ कि लोग उसमें बैठ के हवा में उड़ेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले ना एक मजाक हो लोगों के लिए। होगा कि नहीं? आप अगर थोड़ा पीछे जाओ, जहाज बनने से पहले की अगर बात की जाए, तो लोगों को अगर बोली जाए कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है, तो लोग तो आपका मजाक ही उड़ाएंगे ना। हो सकता है कि आपको कुछ लोग पागल खाने भेज दें। जी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको चीजों का ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान को उन लोगों को सुनाएं और समझाएं जो उस चीज को समझ पाए। देखो, आप ही लोग आगे आ रहे हो, और आगे आने के बाद आप जैसे ही लोग होंगे जो चीजों को एडवांसमेंट की तरफ ले जाएंगे। पहले डिटेक्शन होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसकी डिजाइनिंग होती है, तब जाकर के आप कोई टेक्नोलॉजी बनाते हो। गाड़ी चलती होगी पहले, नॉर्मल हाथ से चलने वाली गाड़ी बनाई होगी। आज के टाइम में आप देखो, ट्रेन है हमारे पास, कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। हर एक चीज में हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट बायोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया है आज के टाइम में। आप देखो कि पहले सीजनल सीजनल फ्रूट्स या सब्जियां होती थी, तो आपको वो सीजनल ही मिलती थी। लेकिन लोगों ने उसके पीछे का रीजन समझा, उसको जाना, और आज क्या कर रहे हैं लोग? आज लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली जिस किसी भी सब्जी को उनको जिस भी क्लाइमेट के अंदर डेवलप करना होता है, वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो दे रहे हैं तो वो चीज डेवलप हो सकती है। तो इस सब के पीछे क्या है भाई? इस सब के पीछे स्टडी होती है, और आप स्टडी किस तरीके से कर रहे हो, मेनली ये है। तो यहाँ ये चैप्टर जो है ना, आपको ये कई सारी चीजों को आपको सोचने में मजबूर करेगा। अब देखो, रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब एक्स, एंड एक्स इज स्टैंड फॉर एक्स रेज। जी यानी गोल्ड, और ये है गामा रेज। गामा रेज जो हल के ऊपर गिरी थी। और फिर लास्ट में आता है आपका कॉइन। तो कॉइन में आपका आता है कॉस्मिक रेज। अब ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है, जैसे जैसे आप आओगे ना, ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं कि ये हमारी रेंज से बाहर होती है। हमारी रेंज सिर्फ इतनी है, विजिबल रेंज इतनी है। इससे ऊपर वाली वेव्स हमें नहीं दिखेंगी, इसके नीचे वाली नहीं दिखेंगी। तो एक बात बताओ, आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 7 वेव्स तो दिखती ही नहीं है। उसके बावजूद भी आपकी जो वर्ल्ड है वो कितनी कलरफुल नजर आती है। आप जो आपको चीजें दिख रही हैं, वो भी अगर दिखना शुरू हो जाए, तो कितना ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा आपके लिए, आप समझ रहे हो? अल्ट्रा वायलेट रेज आपको नहीं दिखती हैं, क्योंकि आपकी आंख की कैपेबिलिटी इतनी है ही नहीं कि उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो बर्दाश्त कर पाए। आपकी बॉडी पे गिरती है यूवी रेज, तो बॉडी पे इम्पेक्ट डालती है। सिमिलरली एक्स रेज होती है। एक्स रेज को भी आप देखिएगा, एक्सरे किसी इंसान का किया जाता है तो उसकी बॉडी में से एक्सरेज को पास किया जाता है। वो ऐसा नहीं करते कि बहुत देर तक रखें, थोड़ी देर के लिए एक्सरेज के पास रखें, उसके बाद उसको हटा लेते हैं। और आगे आ जाओ, अगर गामा रेज वगैरह पे आ जाओ, तो गामा रेज में ना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना,
वो सबसे पहले डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इनसे दूर ही रखा जाता है। और देखो सबसे ज्यादा रेडिएशन कहाँ पे निकलती है? कई सारी जगह पे निकलती है। जैसे कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसमें से निकलती है, लेकिन ये बहुत कंट्रोल मैनर में होता है। वरना यहाँ जो काम कर रहे हैं ना लोग, आप देखेंगे कि वो तो काम ही करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम पे जाकर हमारी बॉडी में रेडिएशन निकलती रहेंगी तो हम मर ही जाएंगे। लेकिन जो वो चैम्बर बनाते हैं ना, वो इतना ज्यादा सेफ्टी चैम्बर होता है कि उसमें से रेडिएशन बाहर नहीं आती। मान लो वो रेडिएशन अगर बाहर निकली, आपने हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना है? जी। उसमें से, वहां पर जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तो वहां पर बोलते हैं लोग कि इतनी ज्यादा रेडिएशन फैल गई थी और कितने दिन तक वहां पर रेडिएशन रही थी, तो उसका इम्पैक्ट आज भी लोगों के अंदर पाया जाता है। लाइक एक न्यू बॉर्न बेबी है या फ्यूटस है। अब फ्यूटस में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और उस टाइम पे वो बच्चा किस में ग्रो हो? रेडिएशन के अंदर ग्रो हो। तो रेडिएशन आपकी बॉडी के डेवलपमेंट को रोकती है, और वो बॉडी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। इसी वजह से किसी का प्रॉपर हाथ नहीं आता, किसी का पैर नहीं आता, किसी के इंटरनल ऑर्गन्स ही नहीं डेवलप हो पाए, पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर गया। तो वो कहीं काफी हद तक उन लोगों के अंदर उसके सिम्टम्स दिखे थे कि वहां पर एक बार न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया, और न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बाद में वहां पर उनकी रेडिएशन काफी टाइम तक रहेगी। रेडिएशन ऐसे नहीं जाती है, रेडिएशन वहां काफी टाइम तक रहती है। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी स्टैब्लिश किया जाए, तो उसको बाकी जगह से दूर रखा जाए। बेसिकली आजकल लोग जो वॉर्स वगैरह होती है ना, सबसे पहला टारगेट होता है वॉर में कि इनके न्यूक्लियर जो रिजर्व्स हैं उन पर हमला किया जाए। आप देखिएगा कभी न्यूज वगैरह अगर आप देखो, तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिजर्व्स को खाली किया जाता है, क्योंकि वहां पर यूरेनियम होता है। और यूरेनियम आपका एक ऐसा फ्यूल है आई जो रिच। जो जो 14-15 ग्राम भी, मतलब आपको बहुत सारी एनर्जी दे सकता है, 40-50 kg। तो इतना ज्यादा अगर आप उसमें स्टोर करके रख रखा है, आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो वहां पर, या हो सकता है आप कोई डिफेंसिव डिवाइसेस बना रहे हो। तो अगर किसी चीज को ऊपर कहीं और फेंकना है आपको, मान लो ले जा करके, सामने वाला बंदा आपके यहीं फोड़ दे, तो उससे क्या होगा? आपको तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं, जी। सबसे पहले उन रिजर्व को खाली किया जाता है। तो मेनली रेडिएशन, जो चीज आपको नहीं दिख रही, वो भी आपके साथ बहुत तगड़ा काम कर रही है। समझ रहे हो ना बात? जी। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, ये जो ऑर्डर है। यस। ठीक। मंत्री समझ में आ रही है चीजें, ये नींद आ रही है? यस सर, आ रहा है समझ। आप देखो मैं यहाँ पर इसका बहुत जल्दी टेबल बनवा देता हूँ। एक तरफ आपको नेम ऑफ वेव लिखना है, एक साइड फ्रीक्वेंसी लिखनी है, एक साइड वेवलेंथ लिखनी है। नेम, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर वेवलेंथ। इनका रिलेशन पता होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टी होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। अब देखो मैं यहाँ पूरा नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ लिखाऊंगा रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। इनका आप पूरा नाम लिखिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेंज, और अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। तो जो आपकी रेडिएशन होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो वेव, दिस इज लेस देन 3 × 10⁻⁹ के बराबर। माइक्रोवेव्स की जो होती है वो होती है 3 × 10⁻⁹ से लेकर, इसकी एक रेंज होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्स। देखो बढ़ती चली जाएगी अब ये, यहाँ पर 3 × 10⁻11 से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्स, और 4 × 10⁻14 हर्ट्स सर, से लेकर। जी। ये भी याद रखना है। यही तो याद रखना है, और क्या याद रखोगे? इसकी बस ये ध्यान रखना, 9 से 11, 10 से 14, ऐसे याद रखना है इसकी रेंज। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करनी है आप, बस ये याद रखना है कि क्या क्या रेंज होती है, कहाँ कहाँ कौन सा होता है। आपको कंपटीशन में सवाल मिलेंगे एज इट इज।
14 से कितना है? 14 से 14 ही है। ये 14 से 16 होता है अल्ट्रा वायलेट। 7.5 इंटू 10 to the power 14 से 3 इंटू 10 to the power 16 हर्ट्ज। ये कितनी हो गई? ये 2 3 ये आपकी 3 10 to the power 16 से लेकर 3 इंटू 10 to the power 19 हर्ट्ज तक है। ये है आपकी 3। गलती हो गई क्या? 14 से 14, 14 से 14, 11 से 14, 14 से 14, 14 से 14, ये भी 11 से 14, उनसे 11। गामा नहीं है, 4 पॉइंट गामा। अच्छा अच्छा, ये जो है वो है 3 इंटू 10 to the power 16 से लेकर 3 इंटू 10 to the power, नहीं, 3 इंटू 10 to the power 19 से लेकर 3 इंटू 10 to the power 24 हर्ट्ज तक होती है। और ये हमेशा 3 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, अब आ जाइए इस पर। एक 4, ये उल्टा होता है, 5 6 7। उल्टा इन दी सेंस ये हमेशा लेस देन 10 to the power -1 मीटर वेवलेंथ। इसकी होती है 10 to the power -1 से 10 to the power -3। ये होता है 10 to the power -3 से लेकर 7.5 इंटू 10 to the power -7। ये होता है 7.5 इंटू 10 to the power -7 से लेकर 4 इंटू 10 to the power -7। ये होता है 4 इंटू 10 to the power -7 से लेकर 10 to the power -8। ये 10 to the power -8 से लेकर 10 to the power -11। और ये 10 to the power -11 से लेकर 10 to the power -14। और ये हमेशा ग्रेटर देन 10 to the power -14। ठीक है, तो ये आपको एक ये ऑर्डर याद रखना है, कौन सी कैसे कैसे आती है। रेंज नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ से कहाँ तक होती है, नंबर भी नहीं पूछेगा। बस एक आइडिया आपको होना चाहिए इसका कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है, और जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। ये मैं भेज दूंगा, लिख लेना। एक चीज यहाँ पर और बतानी है मुझे, वो है ये कि आपकी जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ स्पीड को मैं सी से लिखता हूँ, डिस्टेंस होती है लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/t को लैम्डा इंटू 1/t। और आपको पता है ये लैम्डा इंटू 1/t जो है फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जी। आपकी बुक में एक और छोटा सा टेबल होगा विजिबल स्पेक्ट्रा का, विजिबल स्पेक्ट्रा, जिसमें आपकी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी रेंज लिखी होगी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। तो वो आपको याद होनी चाहिए कि ये किस किस रेंज की होती है। तो एक छोटा टेबल बनाना है इसका, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो का, इधर फ्रीक्वेंसी लिखना और इधर वेवलेंथ लिखना। ठीक है, ये मुझे लिख के भेजना कल तक। अभी ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, उसके बाद हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको अभी शेड्यूल सेंड करूंगा आपकी टेस्ट पर। ओके। ठीक है, कुछ पूछना है तो मैं दोबारा ज्वाइन करूँ दोनों लोगों को? नो सर। ठीक है, मिलते हैं हम कल। ट्रैवलिंग